हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम जो होगा 17 दिसंबर 2023 को होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। बहुत ही कम समय आपके पास रह गया है। लगातार कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, सभी को बेहतरीन तरीके से रिविजन कर लीजिएगा। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 13 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ का मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम जो होगा 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसके सेट नंबर 14 को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, कौन सा ऑपरेशन जो है राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह ऑपरेशन ब्रॉडर स्वर्ड है। ब्रॉडर स्वर्ड, SWORD, ठीक है ना, ब्रॉडर स्वर्ड है। यह यूएसए और भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो अवैध ड्रग्स शिपमेंट को रोकने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि DSSAR मिशन के तहत किस देश के DSSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। तो देखिए, ये टोटल 7 उपग्रहों को इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक भेजा गया है। किसके द्वारा? तो PSLV, यहाँ मैं लिख देता हूँ PSLV C56 के द्वारा, ठीक है ना। और ये DSSAR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डुअल स्पीड, ठीक है ना, डुअल स्पीड सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्लियर है ना। और यह DSSAR उपग्रह जो है ये कहाँ का है? तो ये सिंगापुर का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ICC विश्व कप 2023 का समापन भी हो चुका है। यह ट्रॉफी जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6ठी बार, भारत को हरा करके फाइनल में। और जो विनर टीम है यानी कि ऑस्ट्रेलिया को 4 मिलियन USD की राशि प्रदान की गई है, और जो रनर अप है उसको 2 मिलियन USD की राशि प्रदान की गई है। फाइनल जो मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे भारत के विराट कोहली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, शाहरुख खान जो थे ये ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर थे। देखिए, जल संरक्षण योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी है? अब यहाँ पर देखिएगा, जल संरक्षण योजनाओं में पूछा गया, यानी कि जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में जो सबसे अग्रणी राज्य है ये महाराष्ट्र है। वैसे अभी जल स्रोतों की गणना की गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज वाला जो राज्य है ये पश्चिम बंगाल है, और सबसे कम वाटर बॉडीज वाला जो राज्य है ये सिक्किम है। लेकिन इस जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र रहा है। चलिए अगला प्रश्न है। और देखिए, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, और साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ ये एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, इसमें टोटल 15 सेट है। सभी 15 सेट का मैंने करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में कवर करा दिया। कल ही मैंने कवर कराया था। करीब 300 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? देखिए, 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर जो है ये पंचगनी को घोषित किया गया है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केबेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ अभी वर्तमान में कौन है? तो वी आर सुब्रमण्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जायद तलवार 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो यह जायद तलवार आपको याद रखना है किसके बीच है? तो भारत और यूएई के बीच, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच का एक नौसैन्य अभ्यास है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक ना, 2023 में भारत का स्थान पूछा गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 यह जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और इसमें भारत का स्थान जो है वह आपसे पूछा जा रहा है, जो कि 161वां है। प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे रहा है, नॉर्वे। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया गया? देखिए, जैव विविधता दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है यह 22 मई के दिन मनाया जाता है, और इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इससे भी आप ध्यान रखेंगे, थीम भी पूछा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के COP26, अभी देखिए COP26 ज़्यादा पुराना हो गया, अब तो आपको COP28 तक याद रखना है। ये पहले का प्रश्न है, यहाँ पर निश्चित रूप से एरर हुआ होगा प्रश्न को लेकर के, लेकिन फिर भी COP26 शिखर सम्मेलन जहाँ आयोजित किया गया था ऑप्शन में दिया गया है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। अच्छा, COP27 जो है यह कहाँ पर हुआ था? तो COP27 मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था, और COP28 कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन दुबई में होगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि भारत के नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई, इसका इस्तेमाल किस साम्राज्य से होता आ रहा है? देखिए, जो नया संसद भवन है इसका आकार कैसा है? तो त्रिकोणाकार है, ठीक है ना, और इसके वास्तुकार बिमल पटेल हैं, नाम याद रखेंगे, त्रिकोणीय इसका आकार है। और ये जो सेंगोल है इसकी स्थापना की गई है इसमें, जो कि यह चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। स्थानीय स्वशासन चोलों की प्रमुख विशेषता थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। देखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता जॉर्जी गोस्पोंदिनेव हैं, इनका संबंध किस देश से है? याद रखिएगा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोंदिनेव को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ये बुल्गारिया के हैं, ठीक है ना, और टाइम शेल्टर के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चूंकि यह पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो इस योजना का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, यह योजना जो है लखपति दीदी योजना है। यह योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को अपने गाँवों में सूक्ष्म जो उद्यम है उसको शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए, अगला प्रश्न है पोषण भी और पढ़ाई भी। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जो है यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो यह मंत्रालय कौन सा है जो पोषण भी और पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है नीरजा चौधरी ने। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया है? तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति के तहत ओबीसी, ईबीसी और गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतू जनजाति श्रेणी के 9 से 12 कक्षा तक के कितने मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यह कितने छात्र जो हैं जिनको छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, 15,000 छात्र हैं, 15,000 छात्र। देखिए, उसके बाद देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? देखिए, ध्यान रखिएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और एक अवार्ड पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है।
ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है ना, ये पपुआ न्यू गिनी का अवार्ड है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू किया है। तो यह देश जो है यह तंजानिया है। कौन सा देश? तंजानिया है। चलिए विश्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स ये किया है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में किया है, ध्यान रखेंगे। चलिए हाल ही में व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदार देश ये यूएसए है, ठीक है ना, यूएसए, ध्यान रखिएगा यूएसए है। उसके बाद ये हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस बैंक के साथ साझेदारी करके भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो ये एचडीएफसी के साथ। किस कंपनी के साथ? तो एचडीएफसी के साथ। सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में किस स्थान पर है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें भारत चौथे स्थान पर है सैन्य खर्च के मामले में। प्रथम स्थान पर यूएसए है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर रसिया और चौथे पर भारत है। हाल ही में किस देश द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन लूना 25 चांद पर सफलतापूर्वक उतरने में असफल रहा है, फेल रहा है। तो ये लूना 25 याद रखेंगे, ये रसिया का है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के सतह यानी कि भूपर पट्टी में उपस्थित तत्व किस क्रम में है। देखिए पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहते हैं और यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है? तो ध्यान रखेंगे बेसाल्ट चट्टान से बना है। और सबसे अधिक ऑक्सीजन जो कि कितना, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 46.60%। उसके बाद दूसरा स्थान पर सिलिकॉन, तो कितना, तो 27.72%। उसके बाद तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम 8.13%, ठीक है ना। थोड़ा सा लगभग में हो सकता है, आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कितना एग्जैक्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं स्थित देशों का कौन सा मिलान सही है। एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा विसुवियस इटली में है, सही दिया गया है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कहाँ पर? इक्वाडोर पे। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है, तंजानिया यहाँ पर दे दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। और फ्यूजियामा जापान में है, तो ये दोनों जो है उल्टा दे दिया गया इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। सही पूछा गया है तो 1 तथा 2 राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा अपर्दन क्रिया के द्वारा पूछा गया है। तो नदी की अपर्दन क्रिया के द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, गॉर्ज का निर्माण होता है, कैनयन का निर्माण होता है, ठीक है ना, कैनयन का निर्माण होता है। उसके बाद वाटरफॉल का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पर गॉर्ज दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रेट स्लेव झील जो है यह किस देश में स्थित है। तो ग्रेट स्लेव झील जो है यह कनाडा में है। चलिए उसके बाद देखिए सिमसा, हेमावती, भवानी यह किस नदी की सहायक नदी हैं सब। तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की अल्पाइन प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स यह राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है। अच्छा एक पॉइंट नोट करेंगे, प्लेट विवर्तनिकी का जनक कौन है। तो अल्फ्रेड वेगनर हैं। ध्यान रखिएगा प्लेट जो है एशिया और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है, यह फिलीपीन प्लेट है। अच्छा यहाँ पर देखिए नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य में है। चलिए देखिए 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक बांगर होती है और दूसरी जो होती है खादर होती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये भी जान लीजिए, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था।
1953 में किया गया था, ठीक है ना। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। अच्छा, ओवरऑल साक्षरता में सबसे आगे जो है केरल ही अग्रणी है, और ग्रामीण साक्षरता के क्षेत्र में भी केरल ही सबसे ज़्यादा है। चलिए उसके बाद देखिए, राजनीतिक सुधारे को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय नेता निम्न में से कौन थे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स, और सभी लोग सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए ये प्रश्न आपके लिए, इसमें से ऑप्शन के हिसाब से बाल गंगाधर तिलक मैं बता देता हूँ, वैसे बहुत लोगों को पता नहीं होगा तो दिक्कत होगी। आगे दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ लूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है यह किया था किसने, तो ध्यान रखेंगे 1888 में। कब, 1888 में सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ने, तो बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1888 में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था 1936 में, 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। उसके बाद चलिए कि आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी। आशा सहाय, ठीक है ना, ये बिहार से रिलेटेड हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इनके पिता का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, इनके पिता का नाम जो है क्या है, तो आनंद मोहन सहाय है। और आनंद मोहन सहाय जी जो थे ये सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी थे, और आशा सहाय का भी संबंध आज़ाद हिंद फौज से ही था, ये झांसी रेजिमेंट से जुड़ी हुई थी। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था। पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था किसने, तो फ्रेंड्स देखिए ये चलाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। 1772 में आपको याद होगा, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी, यहाँ मैं लिखता हूँ इजारेदारी प्रथा शुरू किया था। इजारेदारी, इजारेदारी, ठीक है ना, इजारेदारी प्रथा इसने शुरू किया था 1772 में, और यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी। क्लियर, तो वारेन हेस्टिंग होगा। दक्षिणी पूर्वी तट पर जो है, दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था, तो पहली फैक्ट्री दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने 1611 में स्थापित किया था। कहाँ पर, तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। औपचारिक शुरुआत जो है यह 10 मई 1857 को हुई थी। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्रम का संबंध किस वंश से है। सबसे पहले तो याद रखेंगे ये पुस्तक जो है मालविकाग्निमित्रम लिखा किसने है, तो यह कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्र को, ठीक है ना। इसमें मालविका और शुंग वंश के अग्निमित्र जो शासक थे उनके प्रेम का वर्णन है, तो ये शुंग वंश हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टता इकता व्यवस्था की नहीं थी। इकता व्यवस्था की पूछा गया है। इकता प्रथा जो है, इकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ठीक है ना। और यह राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासत, यहाँ पर देखिए सियासतनामा इकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, सही है। उसके बाद मुक्ति को इकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, सही है। इकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, यह जो है गलत नहीं है, पूछा है गलत है, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी। भक्ति संस्कृति की शुरुआत पूछा गया। देखिए वैसे आपको याद होगा भक्ति आंदोलन, ठीक है ना, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है ये 6ठी शताब्दी में हुई थी। क्लियर, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में जो है हुई थी, और कहाँ पर, तो तमिल क्षेत्र में हुई थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। और भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर भक्ति संस्कृति पूछा गया है, तो भक्ति आंदोलन ही भक्ति संस्कृति है, तो यह 15वीं 16वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है, तो फ्रेंड्स यहाँ बनावली है। अच्छा, बनावली कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बनावली कहाँ पर है ये मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, अभी कमेंट करके तुरंत बताइए। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, और मोहनजोदाड़ो जो है यह
सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। चलो उसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था यहीं पर है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह हुआ था कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, ठीक है ना। कोल्हापुर में हुआ था कब, तो 1844 में, याद रखिएगा 1844 में। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो इसमें से बताना है कि सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले जो है ये हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो 1817 में हुई थी। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। मेयो कॉलेज की स्थापना याद रखेंगे, यह 1875 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए आइए 50 नंबर प्रश्न करते हैं अब कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1856 में। इसमें विद्यासागर जी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, दाचीगम जम्मू कश्मीर में है, ये हांगुल से जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम को कब पारित किया गया, जैव विविधता अधिनियम पारित कब हुआ था, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में, 2002 राइट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, याद रखिएगा आप। देखिए निम्न में से किस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, कल्प वृक्ष के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है, तो नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए नीलापट्ट पक्षी विहार कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु हेलसिंकी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। अच्छा हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। याद रखेंगे यह सम्मेलन हुआ था 1974 में। किस लिए, तो सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हेतु। पंचायतों की शक्तियों तथा उत्तरदायित्व की किस अनुसूची में है, तो आपको याद होगा पंचायत 11वीं में है और जो शहरी निकाय है ये आपका 12वीं में है। कितने विषय पंचायती राज को दिए गए हैं, तो 29 कार्य विषय, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजन लोक स्वास्थ्य तथा सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो आता है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, मनोरंजन लोक स्वास्थ्य और सिंचाई। उसके बाद देखिए फजल अली की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था 1953 में किया गया था। किसके अध्यक्षता में, तो फजल अली की अध्यक्षता में। और इसमें फजल अली अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे। कौन 2 अन्य सदस्य थे, तो नाम याद रखिएगा KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो 2 1 3 हो जाएगा, तो अध्यक्ष को लेकर के तो 3 सदस्यीय था। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है। अच्छा संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है यह किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और प्रश्न पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 73 में। चलिए राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है। राज्यों को मिलने वाले राजस्व सहायता हेतु अनुशंसा कौन करता है, तो ये वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैथिली एवं डोगरी को किस वर्ष जो है राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, मैथिली और डोगरी को। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स भली भांति कि 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 22 भाषाएं वर्तमान में है 8वीं अनुसूची में। चलिए पंचायतों से संबंधित विभिन्न समितियों में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए चारों समिति दिया गया है और पूछा गया कौन से इसमें सुमेलित नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 सही है। अशोक मेहता समिति 1977 ये भी सही दिया गया। संथानम समिति 1962 सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए GV के राव समिति 1986 नहीं होगा, GV के राव 1985 होगा, ठीक है ना। GV के राव 1985 होगा। और LM सिंधवी समिति जो है LM सिंधवी समिति ये आपका 1986 होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। किस संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किया गया। तो यह कौन सा संशोधन था, तो 31वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे
इसी के तहत जो है क्या किया गया, लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किया गया और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटा करके 20 कर दिया गया। चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में विधि अधिकारी में निम्न में से कौन सा नहीं आते हैं इसमें से। तो महान्यायवादी होता है, महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, अपर महाधिवक्ता भी होता है, कानून मंत्री राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं आते हैं विधि अधिकारी में। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह देश ब्रिटेन है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस काल के दौरान लागू की गई थी। अच्छा, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रूस में ही लागू किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आपको याद होगा यह लागू किया था रूस में जोसेफ स्टालिन ने। किसने? जोसेफ स्टालिन ने लागू किया था। पहला कब से कब जोसेफ स्टालिन ने लागू किया था? तो 1928 से लेकर के 1933, ठीक है ना। और भारत में 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। निम्नलिखित में से संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो संकीर्ण मुद्रा और व्यापक मुद्रा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रीवियस वीडियो में व्यापक मुद्रा था M2 M3, संकीर्ण मुद्रा M1 होता है। किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों को बिक्री आम जनता के लिए पहली बार किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना, OFFERING, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलिए, किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष आधिकारिक तौर पर हुए मूल्यह्रास को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ जाता बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको अवमूल्यन कहा जाता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? अच्छा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, संविधान साक्षर भी याद रखेंगे, ये कौन सा जिला है? तो यह कोल्लम है, कोल्लम, ठीक है ना। और प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला यह मलप्पुरम है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन ए होगा। प्रथम हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्पेन के बार्सिलोना में किया गया था। स्पेन के बार्सिलोना में 1971 में किया गया था। और पहला जो विश्व कप हुआ था हॉकी का, उसमें विजेता टीम पाकिस्तान रहा था। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। बाकी का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? व्यास सम्मान की शुरुआत किया गया था 1991 में, 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2023 में व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो अभी रिसेंटली 32वां व्यास सम्मान आपको याद रखना है, 32वां व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है हमारा कि विमल्डन ट्रॉफी यहाँ होगा, विमल्डन ट्रॉफी जीतने वाले, हॉकी नहीं होगा, ठीक है ना, विमल्डन जीतने वाले, इस तरह से याद रखिए, विमल्डन ट्रॉफी जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन है? तो यह कौन थे फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे आर्थर एस, USA के हैं ये, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी विमल्डन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल में जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल विमल्डन जीता है। और महिला एकल में मार्केटा बोंड्रोसोवा ने जीता है, मार्केटा बोंड्रोसोवा ने जीता है, ठीक है ना। दोनों ध्यान रखिएगा। रावण वध पुस्तक के लेखक कौन है? तो वत्स भट्टी इसको लिखे हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भेदवाद मत के प्रवर्तक कौन है? भेदवाद मत के प्रवर्तक जो हैं या भास्कराचार्य हैं। उसके बाद देखिएगा, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है मीथेन के, मीथेन CH4, ठीक है ना, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए, प्राणियों में पोषण, श्वसन और संश्लेषण निम्न में से किसके 3 प्रमुख गुण हैं? तो ये उपापचय के हैं, उपापचय के, ठीक है ना, उपापचय के। देखिए, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरने या डूबना निर्भर करता है, ध्यान से सुनिएगा। तो यह निर्भर करता है किस पर? तो यह निर्भर जो करता है फ्रेंड्स, यह करता है पिंड के और द्रव के घनत्व में अंतर। ध्यान से सुनिए, यदि निकाय का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक होगा, निकाय का घनत्व, ठीक है ना, तरल के घनत्व से अधिक होगा तो निकाय क्या है? डूब जाएगा, अगर निकाय का घनत्व अधिक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, यदि किसी निकाय का घनत्व तरल से कम है तो वह उसके ऊपर तैरता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें से सदिश राशि आपसे पूछा गया है कि कौन सी सदिश राशि है। तो यहाँ पर देखिए, रेखीय विस्थापन, कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता, 1, 2 और यहाँ पर 4 बना लीजिए, ठीक है ना। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो इसमें से एक्स किरण हो जाएगा, एक्स किरण, रोंगजन ने खोज किया था इसके। एक तार में बहती धारा
एवं विभवांतर प्रत्येक को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा। आपने पढ़ा होगा P = V × I होता है। कह रहा है कि विद्युत धारा का भी मान डबल और विभवांतर का भी मान डबल, तो ऑब्वियसली 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ डबल करिए तो ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रतिरोध के संदर्भ में देखिए, प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के विरोध कार्यमानुपाती होता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और क्या होता है, प्रतिरोध हमेशा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया। तो पहला और दूसरा सही हो गया। तीसरा जरा गौर फरमाइए, प्रतिरोध हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना, प्रतिरोधकता बढ़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, इसीलिए प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्लियर। तो प्रतिरोध हमेशा तापमान के अनुक्रमानुपाती होगा। जैसे तापमान बढ़ेगा प्रतिरोधकता बढ़ेगा, और जब प्रतिरोधकता बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इसलिए ये भी सही दिया गया है। तो तीनों के तीनों यहाँ से सही दिए गए, 1, 2 और 3। चलो उसके बाद देखिएगा, किसी पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो और क्या, ऑक्सीजन में, एक तो हो गया ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। ठीक है ना। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, H+ आयन, बताइए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अमाशय रस। ठीक है ना, अमाशय रस इसमें से उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। चलिए, निम्नलिखित में से आपका कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है। अधातु पूछा गया, नॉन मेटल, तो ये बोरॉन है, बोरॉन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है, तो लोहा होता है। लोहा संक्षारित होता है, इनकी लोहा पर जंग लगता है, और जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की, जिसको कि हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसको यसद लेपन कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के बारे में कौन सा सही है। आयनिक यौगिक के बारे में इसमें से सही जो है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। चलिए, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, गैंग कहा जाता है अशुद्ध पदार्थ को। कौन इसमें से बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीव हैं, तो मल्टी सेलुलर इसमें से जो होगा वो आपका कवक हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना, बहुकोशिकीय कवक है, और बाकी यहाँ पर जो दिए गए हैं ये एक कोशिकीय हैं। चलिए, सूची 1 को मिलान करना है, एक तरफ ग्रंथि है और सूची 2 में हार्मोन है। अग्नाशय से आपका ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है ना, इंसुलिन भी स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से आपका क्या हो जाएगा, आपका अब2 उत्तेजक हार्मोन हो जाएगा। क्लियर ना। उसके बाद अधिवृक्क, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कार्टिसोल, और वृक्क से विटामिन डी हो जाएगा। चलिए मिला लीजिएगा इसको अब आप लोग। अगला प्रश्न कर लेंगे अब, यहाँ से है। चलिए 87 के बाद आपका 89 हम लोग किया था ना। हाँ, ये 89 नंबर 90 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 90 नंबर था, 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषक अंग हैं, तो अवशोषक अंग पूछा गया तो जड़ और पत्ती होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर सब होता है ना, मूलांकुर नहीं होता। मूलांकुर बीजपत्र और बीजांड, यहाँ में लिखता हूँ मूलांकुर, बीजपत्र और बीजांड, ये किसके भाग होते हैं, तो ये बीज के भाग होते हैं। मूलांकुर, बीजपत्र और बीजांड, ये बीज के 3 भाग होते हैं, तो ये बीज का भाग है, यह पुष्प का नहीं है। कौन सी पादप गतिविधियां तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होती है, प्रकाश संश्लेषण ऑब्वियसली होगा, श्वसन भी होगा, और खनिजों का अवशोषण सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है, तो यह मुख्यतः फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा प्रदूषण के कारण होता है, धुआं वगैरह से। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है, श्वसन क्रिया में बोमन संपुट नहीं लेगा, क्योंकि बोमन संपुट जो है यह उत्सर्जन प्रणाली का एक अंग है। ठीक है ना, उत्सर्जन प्रणाली का अंग है, और यह स्तनधारी के गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन जो होती है उसमें एक कप जैसी संरचना होती है। तो यह जो है यह श्वसन क्रिया से नहीं, उत्सर्जन से संबंधित है, बोमन संपुट। चलिए, उसके बाद देखिए, इन 95 प्रश्नों में से सबसे पहले अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तब तक मैं मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न होता है ना, ये 4-5,
मैं आपको बता देता हूँ, मैथ के ही प्रश्न है, 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 का देखेंगे तो इसका भी आपका हो जाएगा कितना, 16 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, इसका 16 मिनट हो जाएगा। एक बार मैथ के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 98 के बाद यहाँ से देख लीजिए 99 यहाँ पर दिया गया है। 99 का राइट आंसर 30 हो जाएगा, और 30 और 100 का 6 घंटा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।